नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वनराज गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस नई वीडियो की, जिसमें मैं आपको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर एक ओड टू ग्रीसियन अर्न आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं इसके की फैक्ट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जब भी कोई वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ तो कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 7, 8 या 10 पॉइंट के अंदर पूरी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनिंग है वो मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप थीम याद रखिए, कंपोजिंग डेट याद रखिए, पब्लिकेशन डेट याद रखिए, जेनर याद रखिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और की फैक्ट्स के लिए अपना पेन, पेंसिल, नोटबुक जो भी हो वो आप ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। जो इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं उनको आप समझिएगा। पोएम का नाम है ओड टू ग्रीसियन अर्न। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जॉन कीट्स को उनकी ग्रीक जो उन्होंने क्या कहते हैं रेफरेंसेस दिए हैं उनके लिए जाना जाता है। और जॉन कीट्स को एज ए राइटर ऑफ ओड्स कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जॉन कीट्स इज नोन एज द राइटर ऑफ ओड्स। इनको ओड्स के रूप में, ओड्स राइटर के रूप में जाना जाता है। बहुत ही फेमस इन्होंने ओड्स लिखे हैं। ओड टू ग्रीसियन अर्न है, ओड टू साइक है, ठीक है, ओड टू द नाइटिंगेल है। तो ये बहुत ही सुंदर एक सीरीज इन्होंने दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, ये रोमांटिक पोएट है, रोमांटिक पोएट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं दोस्तों कि यहां पर ये जो पोएम है ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, तो यहां आपको याद रखना है इस पोएम का जो जेनर आपसे पूछा जाएगा तो जेनर में आपको ध्यान रखना है कि ये ओड है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, ओड तो लिखा हुआ है। लिखा होने से नहीं होता दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछेगा ये किस प्रकार का ओड है। तो दोस्तों मैं यहां पर वीडियो के लास्ट में, वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो उसमें साइड में कॉर्नर में एक मैसेज आएगा जिसमें ओड की फॉर्म का वीडियो लिंक होगा। तो आप उस पर क्लिक करके ओड के सारे फॉर्म्स देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया है पिंडारिक ओड क्या होता है, होरेशियन ओड क्या होता है, काउलियन ओड क्या होता है, रेगुलर ओड क्या होता है, इरेगुलर ओड क्या होता है। तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो ओड है दोस्तों, इन्होंने जॉन कीट्स ने न तो पिंडारिक ओड को कंप्लीटली फॉलो किया, ना ही होरेशियन ओड को इन्होंने कंप्लीटली फॉलो किया। एक नया स्टाइल उन्होंने दिया। तो इनकी जो ओड है ये ओड टू ग्रीसियन अर्न, ये इरेगुलर ओड कहलाएगी दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ओड टू ग्रीसियन अर्न किस प्रकार का ओड है तो आप कहेंगे इरेगुलर ओड। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं, आप वीडियो के लास्ट में जब जाएंगे तो आपको एक मैसेज आएगा लिखा हुआ ओड वीडियो, तो आप उस पर क्लिक करके ये देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि ये जो अर्न है, इस अर्न की इसमें बात की गई है। ये जो अर्न है दोस्तों, अर्न का मतलब होता है कलश। हाँ, ये अर्न जो है मार्बल का बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पॉइंट है। ये अर्न जो है वो मार्बल का बना हुआ है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू, ये कहां किससे बिलोंग करता है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फिर से सुनिए, ये एक ओड है। ओड में ये इरेगुलर ओड है,
ये जो अर्न की इसमें कहानी है, ये अर्न जो है मार्बल का बना हुआ है और ये इसका जो संबंध है लॉर्ड हॉलैंड से है, लॉर्ड हॉलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हॉलैंड से इसका संबंध है, या यूं कहिए कि इसका सोर्स क्या है, तो ये अर्न जो है लॉर्ड हॉलैंड से कनेक्टेड है, वही इसका सोर्स है। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पोयम के अंदर, इस ओड के अंदर देयर आर 5 स्टेंजास। अगर हम स्टेंजा की बात करें तो इसमें 5 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा जो है दोस्तों, प्रत्येक स्टेंजा वो 10 लाइंस का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 लाइंस ईच, प्रत्येक स्टेंजा 10 लाइंस का है। अब यहीं पर आपको बात समझनी होगी कि 10 लाइन का स्टेंजा इन्होंने बना दिया, इसमें 5 स्टेंजाज हैं, तो लाइंस जो हो गई दोस्तों आपकी वो हो गई 50 लाइन। यहीं पर आपको समझाना चाहता हूं कि 10 लाइन का स्टेंजा जो है 4 लाइन के स्टेंजा यानी एक क्वार्ट्रेन प्लस एक सस्टेट में जुड़ा हुआ है या बटा हुआ है। 4 लाइनें प्लस 6 लाइनें, क्वार्ट्रेन और सस्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल 5 स्टेंजाज इसमें है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये कंपोज कब हुआ है। इसकी जो कंपोजिंग डेट है दोस्तों वो है 1819 और ये वही समय है जब इन्होंने कई सारे सुंदर सुंदर ओड जो हैं वो अपने लिखे हैं, प्रकाशित किए हैं। तो ये कंपोजिंग डेट है दोस्तों। आपसे पूछे इसका पब्लिकेशन कब हुआ है, तो इसके पब्लिकेशन की जो डेट है दोस्तों वो है 1820। ध्यान रखिएगा, ये पब्लिकेशन की डेट है। तो ये इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद करने वाले की फैक्ट आपको बताता हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके थीम की, कि इसका थीम क्या है। ठीक है, थीम क्या है भाई, इस कविता का, इस ओड का जो थीम है, इस ओड के माध्यम से जॉन कीट्स कहते हैं कि पेंटर्स, आर्टिस्ट जो हैं, हैज द सुपीरियरिटी टू द पोएट्स। वो कहते हैं पोएट्री से ज्यादा सुपीरियर है। और इसी बात को सिद्ध करते हुए उन्होंने कलश पर, अर्न पर जो भी चित्र हैं उन चित्रों का वर्णन अपनी पोएट्री के माध्यम से किया है। और साथ में ये भी बताया है, कहा भी है कि भाई आपने जिस तरह से इनको एक्सप्रेस कर दिया, कोई भी कवि यानी कोई भी लेखक, पोएट अपने पोएट्री के माध्यम से इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता है। तो एक बार मैं ये रिवीजन करा देता हूं आपको। देखिए, ओड टू ग्रीसियन अर्न एक ओड है। ओड में कैसा ओड है, इरेगुलर ओड है। तीसरा पॉइंट, ये मार्बल का बना हुआ है। इसका सोर्स क्या है, लॉर्ड हॉलैंड के यहाँ, ये उनके उसमें आंगन में ये रखा हुआ है, कुछ ऐसे समझिए। और उसके बाद कंपोजिंग डेट 1819 है। पब्लिकेशन डेट, पब्लिकेशन इसका 1820 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, जॉन कीट्स एज ए राइटर ऑफ ओड्स जाने जाते हैं, रोमांटिक पोएट हैं। इस पूरे ओड में स्टेंजा की अगर हम बात करें तो 5 स्टेंजास हैं जो कि 10 लाइंस में डिवाइडेड है और 10 लाइंस 2 भागों में बटी हुई है, क्वार्ट्रेन और सस्टेट। अब आपको मालूम होगा कि ये जो सस्टेट है ये 3-3 में बटा होता है, यानी टर्सेट और टर्सेट में। अगर आप इसकी भी जानकारी चाहते हैं तो इसका भी जो कॉलम है वो मैं वीडियो में दे दूंगा, जिसमें आपको स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। मुझे उम्मीद है कि आपने इन चीजों को समझ लिया होगा। अब लाइन टू लाइन आपको पोएम एक्सप्लेन करते हैं। ये देख लीजिए, कुछ इसी तरह का ये कलश रहा होगा जैसे इस पे चित्र बने हुए हैं, है ना। सीधे टेक्स्ट पर फोकस करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत डीपली ग्रीशियन नोट्स के साथ उन्होंने लिखा है। इनको जॉन कीट्स को राइटर ऑफ ग्रीक भाषा भी जाना जाता है। तो उनके कुछ सिंबल्स, कुछ रेफरेंसेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे।
देखिए पहले मैं पढ़ देता हूं शुरू की कुछ लाइंस जिससे आपको आसानी हो समझने में। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, Salvian historian, who canst thou express a flowery tale more sweetly than our rhyme? What leaf-fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals, or of both, in Tempe or the dales of Arcady? देखिए वो कहते हैं दाऊ माने तुम, किसको कह रहे हैं? कलश को, अर्ण को। स्टिल माने हो अभी भी। अनरेविस्ड का मतलब होता है अप्रभावित, अप्रभावित। ब्राइड माने दुल्हन। क्वाइटनेस माने शांतिपूर्ण, लज्जा की है। तो देखिए पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, देखिए दोस्तों ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पोएम थोड़ी डीप है, इसको प्रत्येक शब्द को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो हो सकता है पोएम 2 पार्ट में मैं आपको दूं। हाँ, तो कहते हैं दाऊ माने तुम, स्टिल माने अभी भी हो, अनरेविस्ड माने अप्रभावित, ब्राइड माने दुल्हन ऑफ क्वाइटनेस। तो सबसे पहले वो कलश को एड्रेस करते हैं शांति की, लज्जाशील, लजाने वाली, जो शर्मा रही है, जिस पर पल्लू है, जिस पर घूंघट किया हुआ है, अर्थात शर्माती हुई दुल्हन के रूप में वो एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं तुम तो शांति की, लज्जाशील, अप्रभावित दुल्हन हो, तुम अभी भी इतनी सुंदर लग रही हो जैसे कि एक दुल्हन लगती है, और बिल्कुल इस तरह से शांत हो जैसे कि एक दुल्हन अपने घूंघट में शांत बैठी रहती है, शर्माती है, इसी प्रकार से तुम हो। आगे क्या कहा दोस्तों? दाऊ माने तुम, फॉस्टर चाइल्ड, गोद लिए पुत्र के समान हो, ऑफ साइलेंस, शांति के, एंड स्लो टाइम, और उस इतिहास के जो बीत गया है। क्या कहा? देखिए फिर से समझिए, आपको कहा गया फॉस्टर चाइल्ड। दाऊ माने तुम, फॉस्टर चाइल्ड माने गोद लिया पुत्र हो। 2 चीजों के, पहले में उन्होंने उसे दुल्हन बता दिया कलश को, दूसरे में फॉस्टर चाइल्ड बता दिया। और क्या कहा जा रहा है? किसका फॉस्टर चाइल्ड? साइलेंस, शांति का। वो कहते हैं तुम इतने लंबे समय से समय को बीतते हुए देख रहे हो, शांत हो करके, तो तुम जो हो क्या हो? दत्तक पुत्र हो, गोद लिए पुत्र के समान हो, जिसने समय को बीतते देखा है, अर्थात तुमने उन सभी वर्षों को, ईयर्स को देखा है जिसमें ग्रीक इतिहास उपस्थित है। ठीक है, तो वो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। अब आगे क्या कहते हैं? इन्होंने कहा तीसरी उपाधि, तीसरी एड्रेसिंग कर दी है, सैल्विन हिस्टोरियन। इसका मतलब होता है दोस्तों देहाती। हाँ, देहाती, गवारू। हिस्टोरियन माने होता है इतिहासकार। वो कहते हैं तुम तो एक गवारू, देहाती इतिहासकार हो। अब क्या मतलब है भाई देहाती इतिहासकार कहने का? हर चीज पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, देहाती इसलिए कह रहे हैं कि जो कलश है उस पर जो चित्र हैं वो रूरल को दर्शाते हैं, ग्राम्य परिवेश को दर्शाते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो चित्र हैं उस चित्र के आधार पर मैं ये मानता हूं तुम एक देहाती इतिहासकार हो। क्या हो? सेल्विन हिस्टोरियन हु कैन्स। अब वो कहते हैं हु माने कौन या जो, कैन माने सकता है, 10 माने इस प्रकार से, एक्सप्रेस माने वर्णन। तुम ऐसे देहाती इतिहासकार हो जिसने इतने सुंदर तरीके से इस कलश के ऊपर वर्णन कर दिया है, उस ग्राम्य परिवेश को दर्शा दिया है। क्या आगे कहा है देखिए कि कौन इस प्रकार से इतनी सुंदर तरीके से इसको दर्शा सकता है। अ फ्लावरी टेल, मैंने कहा हर जगह वर्ड मीनिंग होंगे, हर जगह आपको समझना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो कलश है इसका जो ऊपर वाला भाग है उस पर हरी भरी पत्तियों से, पंखुड़ियों से जो एक लड़ी है उससे उसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। तो वो कहते हैं अ फ्लावरी टेल,
अब यहां पर टेल है दोस्तों कहानी, कि वो लड़ी जो है वो एक कहानी कहती है और वो सुंदर सुंदर फूलों से सजाई गई है और वो बहुत ही स्वीट है। देन आवर राइम, वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर चित्रित कर्व किए हुए जो भी सुंदर पत्तियों के, फूलों के, ग्राम्य परिवेश के सुंदर दृश्य हैं, उनको इस प्रकार से कर्व किया गया है, इस प्रकार से दर्शाया गया है कि तुम्हारे अलावा तुम देहाती जो इतिहासकार हो, देहाती जो पेंटर हो, तुम्हारे अलावा कोई भी कवि, कहते हैं देन आवर राइम से मतलब पोएट्री, कि कोई भी कवि इस प्रकार से अपनी कविताओं के माध्यम से इस चित्र को वर्णित नहीं कर सकता। इतने सुंदर तरीके से तुमने उस दृश्य को कलश के ऊपर अंकित कर दिया है, दर्शा दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। थोड़ा सा इसको हटाता हूं और एक बार फिर से बोल देता हूं, आपको समझ में आए। Thou still unravished bride of quietness, तुम तो अभी भी शांति की लज्जाशील शर्माने वाली दुल्हन के रूप में अप्रभावित अभी भी बने हुए हो। Thou foster child, तुम तो दत्तक पुत्र हो, गोद लिए पुत्र हो, ऑफ साइलेंस, शांति के, एंड स्लो टाइम, और ग्रीक इतिहास के, और सेल्विन हिस्टोरियन, तुम क्या हो? एक देहाती इतिहासकार हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो है ये जो चित्र है ये देहात को दर्शाते हैं, ग्राम्य परिवेश को दर्शाते हैं। और वो कहता है तुमने इतने सुंदर तरीके से इनका वर्णन कर दिया है। अ फ्लोवरी टेल, एक कहानी को जड़ दिया है जो फूलों से, पत्तियों से सुसज्जित है, जो बहुत ही मधुर है। कितनी मधुर है? देन आवर राइम, हमारी कविता से भी ज्यादा मधुर है। वो कहते हैं इतने अच्छे से तो हम अपनी कविता नहीं कह सकते कोई कवि, जितने अच्छे से तुमने इस बात को कह दिया है। आगे क्या कहा गया है देखिए आगे कहा गया है, अब यहां से दोस्तों, ये मैंने क्यों पॉज लिया, यहां से वो एक प्रश्न ओरिजिनेट करते हैं, सवाल करते हैं, और उस सवाल के आगे उसको काफी स्लैंग कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। वो सवाल क्या है देखिए, वो कहते हैं व्हाट माने क्या, जो लीफ पत्तों से, लीफ माने पत्ते, फ्रिंज लगी हुई लड़ी, लीजेंड माने कहानी, पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां, हाउंस जो बार बार याद दिलाती हैं अबाउट दाई शेप। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये पंखुड़ियों से, ये पत्तियों से सजी हुई ये कहानी क्या है, ये मुझको समझ में नहीं आती। तो मुझे बताओ कि किस प्रकार से तुम्हारे शेप के चारों ओर ये कहानियां अंकित हैं, जो मेरे को बार बार ग्रीक की याद दिलाती हैं, ग्रीक इतिहास की याद दिलाती हैं। लीजेंड माने किंवदंतियां दोस्तों, जो होती है पौराणिक कथाएं, वो हैं। और कहते हैं लीफ फ्रिंज, लीफ फ्रिंज मतलब पत्तों की लड़ी से सजा हुआ, और उस सजावट में उनको क्या नजर आ रहा है, वो कहानियां। देखिए कहीं आपने देखा होगा पुराने चित्र में, है ना, कुछ लोगों को भाला लेकर के दिखा देते हैं, कुछ लोगों को शिकार करते हुए दिखाते हैं, कुछ को कुछ उत्सव मनाते दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से कलश पर जो डिजाइन है, तो उसके कह रहे हैं ये क्या है। आगे कहते हैं ऑफ डेटीज, क्या ये देवी देवताओं का है? डेटीज मतलब देवी देवता, देवी देवता। बोले ये जो चित्र हैं क्या ये देवी देवताओं के हैं और मॉर्टल्स, और क्या ये मनुष्यों के चित्र हैं, और ऑफ बोथ, और क्या ये चित्र दोनों के हैं। मीन्स यहां पर उन्होंने सवाल किया कि आपके ऊपर सुंदर दिखने वाले ये चित्र जो पुरुषों को इंगित करते हैं, महिलाओं को इंगित करते हैं, क्या ये देवी देवता हैं या ये हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, या ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। आगे देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे कहते हैं इन टेम्पी। अब दोस्तों यहां ध्यान से सुनिएगा, इन टेम्पी, मैं इसको पहले पढ़ देता हूं। इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी, व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लॉट, व्हाट मेड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप। फिर कहते हैं व्हाट पाइप्स एंड टिम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटासी। तो सब जगह उन्होंने प्रश्न ओरिजिनेट किया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अब ये टेम्पी को समझिए दोस्तों।
टेम्पी क्या है आपको रेफरेंस दे देता हूं, उसके बारे में थोड़ा सा आप चाहें तो आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सिसिली की एक घाटी है दोस्तों, ये सिसिली की एक घाटी है टेम्पी, ठीक है। सिसिली की एक घाटी है जो काव्य के लिए यानी पोएट्री के लिए जानी जाती है, पोएट्री के लिए जानी जाती। तो कहते हैं कि यहां पर देवी देवताओं के चित्र हैं, मनुष्यों के चित्र हैं, या दोनों के हैं। और क्या तुम्हारे ऊपर जो अंकित दृश्य है वो सिसिली घाटी के टेम्पी का है, जो ग्राम्य परिवेश के रूप में अच्छे रूप में जाना जाता है, जो काव्य के लिए बहुत विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो वो टेम्पी का यहां पर उदाहरण। क्या ये टेम्पी का दृश्य है तुम्हारे ऊपर जो अंकित है? और डेल्स, और क्या ये एक सामान्य घाटी है ऑफ आर्केडी, आर्केडिया की स्थान का नाम दिया है दोस्तों। तो कहते हैं आर्केडिया ये वो स्थान है दोस्तों जो बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है घाटियों के लिए, पोएट्री के लिए। तो वो उदाहरण देते हैं, क्या ये आर्केडिया का दृश्य है, आर्केडिया की किसी घाटी का दृश्य है, या उस टेम्पी का दृश्य है जिसके उपासक जो हैं पोएट्स रहे हैं, कवि लोग रहे हैं। आगे कहते हैं व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर चित्रित ये मैन कौन है, ये मनुष्यों की आकृतियां कौन हैं, और गॉड्स ये देवताओं की आकृतियां कौन हैं, उनके बारे में मुझको बताओ। मुझे पता नहीं चल रहा तुम्हारे ऊपर जो ये चित्र अंकित है ये मनुष्यों का है कि देवी देवताओं का है, ये मुझे नहीं मालूम। व्हाट मेडन्स, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, व्हाट मेडन्स, और ये कुंवारी स्त्रियां जो हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, ये कौन है? लोथ, इनका जो लोथ है, जो अनिच्छा है वो क्या है? देखिए एक्चुअली उस कलश पर कुछ महिलाओं को उनके प्रेमियों से बचते हुए, भागते हुए दिखाया गया है, और वो अनिच्छा प्रकट कर रही हैं। प्रेमी उनका पीछा कर रहे हैं और वो अनिच्छा प्रकट कर रही हैं, मतलब उनसे बचने का प्रयास कर रही हैं। तो यहां पर जॉन कीट्स कहते हैं व्हाट मेडन्स लॉथ, कि ये जो कुंवारी लड़कियां हैं ये किस चीज से अनिच्छा प्रकट कर रही हैं, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। हाँ, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। आगे कहते हैं व्हाट मेड परस्यूट, और ये तुम स्त्रियों के पीछे ये युवा पागल प्रेमी जो हैं, जो अपने प्रेम में उन्मादी दिखाई देते हैं, इनका क्या मैटर है भाई, क्या मामला है? व्हाट स्ट्रगल, और ये किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अब वो संघर्ष क्या कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संघर्ष, वो प्रेमी दिखाया गया है जैसे प्रेमिकाओं का पीछा कर रहे हो और प्रेमिकाएं उनसे बचने का प्रयास कर रही हूं। तो कहते हैं वो कौन सा प्रेम है, कौन सा पागलपन है, कौन सा उन्माद है जिसमें ये प्रेमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, और प्रेमिकाओं के लिए कह रहे हैं तुम अनिच्छा प्रकट कर रही हो। और आगे कहते हैं व्हाट स्ट्रगल, और ये महिलाएं, ये कुंवारी लड़कियां कौन सी संघर्ष कर रही हैं टू एस्केप, उन प्रेमियों से बचने का, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे समझना है। व्हाट पाइप्स एंड टिम्बल्स, और ये समय, देखिए यहां पर जो पाइप्स कहा गया है, टिम्बल्स कहा गया है दोस्तों, दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं ये संगीतज्ञ कौन है, जो संगीत बजा रहे हैं, जो फ्लूट बजा रहे हैं, जो बांसुरी बजा रहे हैं। व्हाट वाइल्ड एक्सटासी, और तुम्हारे ऊपर चित्रित, ये पहला ही स्टेंजा भी आप पढ़ रहे हैं, और कहते हैं और तुम्हारे ऊपर चित्रित ये जो एक आनंद का, एक्चुअली उसमें एक जुलूस भी कुछ दिखाया गया है कि कुछ लोग कोई पर्व मना रहे हैं, तो उसी को इन्होंने कहा है व्हाट वाइल्ड एक्सटासी। एक्सटासी कहते हैं परमानंद। ये परम आनंद क्या है जिसमें इतने प्रसन्न ये दृश्य नजर आ रहा है, इतने प्रसन्न ये लोग लग रहे हैं। तो ये था दोस्तों पहले स्टेंजा का सार, आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन सकते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ से बात करता हूँ। देखिए यहाँ कहा था उन्होंने कि व्हाट लीफ फ्रिंज लीजेंड हाउंड्स, ये कौन सी पत्तियों से जड़ी हुई कहानियां हैं जो मेरे को बार बार याद दिलाती हैं। अबाउट दाई शेप, तुम्हारे चारों ओर, मीन्स तुम्हारे चारों ओर सुंदर पंखुड़ियों से बनी हुई, पेड़ की पत्तियों से सजी हुई ये कौन सी कहानियां हैं। और दीज ऑफ डेटीज, क्या ये देवी देवता हैं, और मॉर्टल्स, क्या ये मनुष्य हैं।
और ऑफ बोथ क्या ये दोनों हैं, इन टेम्पी क्या ये टेम्पी का दृश्य है, और डेल्स क्या ये किसी घाटी का दृश्य है, आर्केडिया की किसी घाटी का दृश्य है। वो कहते हैं व्हाट मैन और गॉड्स, ये किस प्रकार के मनुष्य हैं और किस प्रकार के देवी देवता हैं। व्हाट मेडन्स लॉथ, और ये महिलाएं जो हैं, ये कुंवारी स्त्रियां जो हैं, ये किस प्रकार किससे अपनी अनिच्छा प्रकट कर रही हैं। व्हाट मैन परस्यूड, और ये युवा प्रेमी कौन है और इनका क्या मामला है। व्हाट स्ट्रगल, किस प्रकार का ये संघर्ष है इन कुंवारी स्त्रियों का जो ये अपने प्रेमियों से बचती हुई फिर रही हैं। व्हाट पाइप्स, किस तरह के ये म्यूजिकल यंत्र हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन से ये वाद्य यंत्र हैं। व्हाट वाइल्ड एक्सटासी, और कौन सा ये परम आनंद है जो इतने सुंदर तरीके से इस कलश पर वर्णित किया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पहला स्टैंजा ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये सेकंड स्टैंजा है और यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस इफ योर एग्जाम, अगर आपका एग्जाम जो है दोस्तों सही समय पे हुआ, अच्छे व्यक्ति ने बनाया, तो अगर इस पोएम से कोई लाइन वो आपसे पूछेगा दोस्तों, तो आपको यही लाइन देगा, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन। देखिए वो कहता है कि भाई ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट कोट है इस पोएम का। अगर आपसे पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं इनको पढ़ देता हूं, फिर आपको समझाता हूं किस तरह से। कहते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो भी संगीत हमने सुना वो संगीत बहुत ही मधुर है। बट दोज अनहर्ड, परंतु जो संगीत हमने नहीं सुना, आर स्वीटर, वो इस सुने हुए संगीत से ज्यादा मधुर है, सुंदर है। देयरफॉर, इसलिए, ये माने तुम, सॉफ्ट पाइप्स, ओ संगीतज्ञों, प्ले ऑन, तुम अपना संगीत बजाते रहो। देखिए ये दूसरा दृश्य जो है दोस्तों, ये कलश के ऊपर बना हुआ उन संगीतज्ञों का, उन म्यूजिशियंस का दृश्य है जिसमें वो फ्लूट, टिम्बल्स आदि चीज़ों को बजा रहे हैं। तो यहाँ पर अब पहले ये दो लाइनें समझनी है आपको दोस्तों। इन दो लाइनों को अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। हालांकि एलटी ग्रेड का इंटरव्यू होगा, तो अब इंटरव्यू तो है नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको ये लाइनें अक्सर पूछ ली जाती हैं। वो कहते हैं कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो मेलोडी, जो संगीत, जो गीत हमने सुन लिया वो बहुत ही मधुर है। पर कहते दोज अनहर्ड, जिसको हमने नहीं सुना वो ज़्यादा मधुर है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको समझाता हूं। द राइटर जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ द सॉन्ग और द म्यूजिक वी हर्ड, then we can calculate what type of quality it has। कि ये जो संगीत हमने सुना, ये जो गीत हमने सुना, ये जो धुन हमने सुनी, ये जो ताल हमने सुनी, जब हम उसको सुन लेते हैं तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या थी। हम बता सकते हैं अच्छा था, नहीं था, जस्ट फॉर टेस्ट। आपने टेस्ट किया, टेस्ट करके आप पता लगा लेते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, कि जो संगीत सुना वो अच्छा है, मधुर है। कहते दोज अनहर्ड, जो सुना ही नहीं गया वो सुने हुए से भी ज्यादा है। अब वो ज्यादा कैसे है, इस बात को समझिए। वो कहते हैं जो संगीत आपने सुना नहीं उसको आप अपनी कल्पनाओं से जोड़ सकते हैं और कितना भी आगे उसको अलग अलग प्रकार से आप ले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो कलश पर बने हुए चित्र की बात हो रही है। वो जो संगीतज्ञ के जो कर्व है उसको वो देखता है राइटर जॉन कीट्स और कहता है तुम भाई संगीत बजा रहे हो, बड़ा मधुर संगीत है। तो कहते हैं जो सुन लिया वो तो बहुत मधुर है, परंतु जो नहीं सुना, क्योंकि कलश पर चित्र ही तो है, म्यूजिक तो उससे बाहर नहीं आ सकता। तो कहते हैं इसलिए तुम्हारा जो संगीत है वो वास्तव में उस सुने हुए संगीत से भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। आइए आते हैं इधर, समझते हैं। तो किस प्रकार से कहा है, हर्ड माने सुना गया, हर्ड मीन्स सुना गया,
मेलोडीज माने संगीत मधुर, आर स्वीट वो बहुत ही सुंदर है, मधुर है, बट माने परंतु, दोज माने वह, अनहर्ड जिसको सुना नहीं गया, आर स्वीटर वो भैया ज्यादा मधुर है, क्योंकि उसको अपनी कल्पनाओं के साथ जोड़ करके हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। देयरफॉर इसलिए वो उस चित्र में बैठे हुए म्यूजिशियन से कहता है, ये माने तुम सॉफ्ट पाइप्स, ओ मधुर संगीतज्ञों, तुम अपना जो म्यूजिक है उसको तुम बजाते रहो। ठीक है, आगे क्या कहा दोस्तों, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, वो कहता है ये जो सेंसुअल ईयर हैं, ये जो इंद्रियां हैं, जो ईयर है हमारे, इनके लिए नहीं, इससे भी परे, क्योंकि इंद्रियों से हम चीजों को सुन सकते हैं, लेकिन ये जो संगीत जो तुम बजाते हुए मुझको नजर आ रहे हो, इससे ध्वनि तो ओरिजिनेट नहीं हो रही है, परंतु तुम्हारे चित्र को देख करके मुझको ऐसा लग रहा है कि ये इंद्रियों से भी परे का संगीत है जो बहुत ही मधुर है। कहते हैं बट मोर एंडर्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बट माने परंतु, उससे भी ज्यादा, कान के अंदर जाने वाले संगीत की मधुर ध्वनि से भी ज्यादा, मोर माने ज्यादा, एंडियर्ड माने प्रिय, मधुर, पाइप टू द स्पिरिट, वो कहते हैं संगीत, पाइप से यहां पर दोस्तों म्यूजिशियन भी है और म्यूजिक भी है, पाइप टू द स्पिरिट, वो कहते हैं पाइप टू द स्पिरिट, यह तो अंतर आत्मा, हाँ, स्पिरिट माने अंतर आत्मा, डिटीज अंतर आत्मा का ये मधुर संगीत है, ऑफ नो टोन, जो इसके लिए कानों के अंदर जाने वाली धुन की आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पर कहा गया स्पिरिट, पाइप टू द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब आत्मा, ठीक है, डिटीज माने होता है दोस्तों, यहां पर है छोटा सरल गीत, वो कहते हैं ये जो संगीत है, ये संगीत कानों वाला संगीत नहीं है, बल्कि उससे भी परे आत्मा को सुकून देने वाला, आत्मा को शांति देने वाला संगीत है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो कल्पना कर रहे हैं, अब चूंकि कलश से म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, उससे आवाज़ तो नहीं आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों कि अपनी कल्पना से उसको कह रहे हैं कि भाई ये कानों वाला संगीत नहीं है, बल्कि इससे भी सुंदर संगीत है जो आत्मा को शांति देता है, ऑफ नो टोन, इसमें कोई ताल नहीं है परंतु मधुरता है। ठीक है, आगे क्या कहा है, फेयर यूथ, देखिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, कहते हैं फेयर यूथ, वो युवा, अच्छे लगने वाले जो प्रेमी लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं बीनीथ द ट्रीज, और उन वृक्षों के नीचे जो संगीतज्ञ बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखिए तीन चीजों की बात यहां पे हुई है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। पहले तो युवा प्रेमी जो चित्र में नजर आ रहे हैं, दूसरा पेड़ जो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और तीसरा वृक्ष के नीचे बैठे हुए म्यूजिशियन। तीन लोगों की बात है, उन्हीं पे आगे यह आपको समझना है। तो क्या कहा, कहते हैं फेयर यूथ, ओ युवा प्रेमियों, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे तुम हो, दाउ कैन नॉट लीव, दाउ माने तुम, कैन नहीं सकते, लीव माने छोड़, तुम छोड़ नहीं सकते क्या, दाई सॉन्ग, वो कहते हैं ओ संगीतज्ञों, तुम अपने मधुर संगीत को नहीं छोड़ सकते, नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ही ये जो वृक्ष हैं ये कभी भी पतझड़ के शिकार होंगे, मीन्स ये कभी भी अपनी टहनियों से पत्तों को नहीं गिराएंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि राइटर ये बात क्यों कह रहा है कि पेड़ कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराएंगे, उन पर कभी पतझड़ नहीं आएगी, और ना ही कभी वो संगीतज्ञ म्यूजिक को बजाना बंद करेंगे, और ना ही कभी वो प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को प्रेम करना बंद करेंगे। क्यों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं आगे पढ़ाता हूं। फिर से सुनिए, समझ में ना आए फिर से सुनिए। फेयर यूथ, ओ युवा प्रेमी, बीनीथ द ट्रीज, इन पेड़ों के नीचे, दाउ कैन नॉट लीव, तुम नहीं छोड़ सकते हो, दाई सॉन्ग, अपने गीत को गाना और बजाना, नॉट
एवर कैन दीज ट्रीज, ये जो पेड़ हैं ये बेयर भी नहीं हो सकते हैं, अपनी पत्तियों को नहीं गिरा सकते हैं। बोल्ड लवर, और वो जो युवा प्रेमी है वो बोल्ड लवर भी कभी भी क्या, नेवर नेवर कैन दाउ किस, तुम अपनी प्रेमिका को कभी भी नहीं किस कर पाओगे। देखिए 3 बातें मैंने कहा था, पेड़ की बात, संगीतज्ञों की बात और प्रेमी की बात। तो पेड़ से कहा तुम कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिरा पाओगे, संगीतज्ञ से कहा तुम कभी भी अपना संगीत बजाना बंद नहीं करोगे, और प्रेमियों से कहा तुम जो अपनी प्रेमिकाओं का पीछा कर रहे हो तुम पीछा ही करते रहोगे, कभी भी तुम उनको पकड़कर किस नहीं कर पाओगे। क्यों, ये आप मुझे बताइएगा। चलिए थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि आपको मालूम है, हमको मालूम है, किड्स को मालूम है कि वी आर नॉट सीइंग द लाइव सीनरी बट वी आर जस्ट इमेजिंग द सीनरी कर्व्ड ऑन दी अर्न, कि अर्न के ऊपर जो चित्र बना है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जब चित्र बना है तो दोस्तों अगर पेड़ पर पत्तियां दिखाई गई हैं तो वो पत्तियां कभी भी टूटेंगी नहीं। वो संगीतज्ञों को अगर म्यूजिक बजाते हुए दिखाया गया है तो वो कभी भी नहीं थकेंगे, वो म्यूजिक बजाते ही रहेंगे। और वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिकाओं को प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो न कभी पीछे हट पाएंगे न कभी आगे बढ़ पाएंगे, उनका प्रेम हमेशा ही जवान बना रहेगा। आगे क्या कहा है देखिए, आगे कहते हैं 2, यद्यपि विनिंग नियर, ऐसा लग रहा है, नियर दाई गोल, कि तुम अपने गोल के पास हो। युवा प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को पकड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपने गोल के पास हो। येट डू नॉट ग्राइब, अब वो कहते हैं जैसा कि मैंने ऊपर कहा, नेवर नेवर कैन दाउ किस, तुम अपनी प्रेमिका को कभी भी किस नहीं कर पाओगे, जबकि ऐसा लग रहा है कि तुम अपने गोल के नजदीक हो। फिर आगे कहते हैं येट, फिर भी डू नॉट ग्राइव, दुखी मत होना। क्यों, वो कहते हैं अगर तुम अपनी प्रेमिका को प्रेम न कर पाओ, चुम्बन ना ले पाओ तो इस पर तुम्हें दुखी होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, सी कैन नॉट फेड, क्योंकि मैं तुमको बताना चाहता हूं, आई जस्ट वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर बिलव्ड इज नॉट गोइंग टू बी ओल्डर, आपकी बिलव्ड कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वो प्रेमिका आपकी हमेशा ही युवा की युवा बनी रहेगी। तुम भले ही उसको किस ना कर पाओ, परंतु इस बात पर तुम्हें दुखी होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सी कैन नॉट बी फेड, वो मुरझाएगी नहीं, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। आगे कहा है दोस्तों, दो यद्यपि दाऊ हैज नॉट दाई ब्लिस, जबकि तुमको तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कभी भी तुम नहीं कर पाओगे, परंतु तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारा प्रेम जो है वो युवा बना रहेगा। आगे कहते हैं फॉर एवर, हमेशा हमेशा, विल दाउ लव, तुम इसी प्रकार से अपनी प्रेमिकाओं को देख करके निहार करके प्रेम भरी आहें भरते रहोगे। एंड सी बी फेयर, और वो हमेशा ही युवा बनी रहेंगी। ये आपको मालूम हो गया है क्यों? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जरूर सारे लोग बताइएगा क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टैंजा 3 लेते हैं। आप क्या कहते हैं देखिए, आप तीसरा दृश्य वो यहां पर कह रहे हैं, ओ हैप्पी हैप्पी बग्स, ये जो चित्र पर अंकित पेड़ों की जो टहनियां हैं ये कितनी प्रसन्न, कितनी सुंदर, कितनी मधुर नजर आती हैं। दैट माने जो कैन नॉट शेड, जो कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराएंगी। खुश हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं ये पेड़ की टहनियां जो हमेशा हरी भरी रहेंगी, हमेशा लहराती रहेंगी, इनकी टहनियों से कभी भी पत्ते नीचे नहीं गिरेंगे, इसलिए ये बड़ी ही भाग्यशाली है। ठीक है,
योर लीव्स, तुम्हारी जो पत्तियां हैं, नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एट यू, तुम्हारे ऊपर आज जो बसंत ऋतु दिखाई गई है, हरा भरा तुमको दिखाया गया है, ये बसंत ऋतु कभी भी तुमको एड्यू नहीं बोलेगी, कभी भी तुमको अलविदा नहीं कहेगी। एक बार चित्र बन गया बन गया, अब अगर उसमें बसंत दिखाया गया है तो वो हमेशा बसंत ही रहेगा। तो कहते हैं भाई तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, टहनियों को संबोधित करते हैं, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर कभी भी पतझड़ नहीं आएगी, हमेशा स्प्रिंग तुम्हारे साथ रहेगी, बसंत ऋतु रहेगी, और इसलिए तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आगे कहते हैं एंड हैप्पी, और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न, मेलोडिस्ट, वो संगीतज्ञ हैं, वो कहते हैं और भैया ये जो संगीत बजाने वाले हैं, ये जो म्यूजिक बजाने वाले हैं, ये तो उनसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। क्यों? अनवियर्ड, देखो वो कहते हैं कि ये जो संगीत बजा रहे हैं, ये संगीत बजाते बजाते कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी उबेंगे नहीं, और इनका संगीत हमेशा हमेशा बजता ही रहेगा, लोगों को शांति, हृदय की शांति देता रहेगा। ठीक है, आगे क्या कहा है? फॉर, क्योंकि, एवर पाइपिंग, ये तो हमेशा अपना गीत गाते ही रहेंगे, बजाते ही रहेंगे, फॉर एवर न्यू, और इस प्रकार इनका जो संगीत है वो हमेशा हमेशा के लिए नया बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? बिकॉज दीज आर नॉट द रियल सीनरी बट द सीनरी कर्व्ड ऑन द अर्न, क्योंकि ये चित्र है, चित्र को कलश पर दर्शाया गया है, और उस कलश को देख करके सोर्स के रूप में लॉर्ड हॉलैंड के यहाँ ये है, उससे इनके मन में सोर्स इनके अंदर आया, कीट्स के अंदर, और ये उस पर कविता अपनी लिख रहे हैं। आगे क्या कहते हैं दोस्तों? आगे कहा है मोर हैप्पी, देखिए पोएम थोड़ी लंबी है लेकिन बड़ी मजे की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा है। हाँ, एक चित्र को इस तरह से प्रस्तुत कर दिया कि बड़ा ही सुंदर लगा, और इस तरह का ओड आप इसके अलावा नहीं पढ़ोगे। पूरी आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में ओड टू ग्रीसियन अर्न जैसा कोई भी ओड आप नहीं पढ़ोगे। क्या कहते हैं दोस्तों? मोर हैप्पी लव, अरे ये प्रेमी जो हैं ये तो बड़े ही भैया सौभाग्यशाली हैं, ये तो बहुत ही फॉर्चुनेट है। मोर हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत आनंद की बात है। फॉर एवर, क्योंकि हमेशा हमेशा। वार्म, इनका जो प्रेम है वो कभी भी शीतल नहीं होगा, कभी भी ठंडा नहीं पड़ेगा, इनकी भावनाएं, इनके प्रेम की हमेशा ही वार्म बनी रहेंगी, हमेशा ही पैशनफुल रहेंगी। आगे कहते हैं स्टिल बी एंजॉयड, और इसको ये हमेशा एंजॉय करते रहेंगे। फॉर एवर पैंटिंग, देखिए क्या कहा है, फॉर एवर, हमेशा पैंटिंग करते रहेंगे। कहते हैं आह भरना, हांफना, ब्रेथ लेना। कहते हैं कि ये इनका प्रेम हमेशा वार्म बना रहेगा, और अपनी प्रेमिकाओं को देख करके इनके अंदर की जो भावना है वो हमेशा युवा बनी रहेगी, हमेशा फ्रेश बनी रहेगी, कभी भी वो खत्म नहीं होगी, और ये इसी तरह से अपनी प्रेमिकाओं को देख करके प्रेम में आहें भरते रहेंगे। एंड फॉर एवर यंग, और इस प्रकार इनका जो प्रेम है वो हमेशा ही जवान बना रहेगा। ऑल ब्रीथिंग पैशंस, ह्यूमन पैशन, देखिए क्या कहा है दोस्तों, ऑल माने सारे, ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन, क्यों बना रहेगा? ध्यान से सुनिएगा, वो कैसे कहते हैं कि किस प्रकार से इस चित्र में दर्शाए गए प्रेमियों का, लवर्स का, उनकी बिलव्ड के प्रति जो प्रेम है वो एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम वार्म रहेगा, उनकी भावनाएं बहुत ही पैशनेट रहेंगी और फॉर एवर रहेंगी, हमेशा हमेशा रहेंगी। क्यों रहेंगी? देखिए वो कहते हैं कि ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन, की जो भी जीवित मनुष्य हैं उन जीवित मनुष्यों के जो प्रेम होते हैं, ह्यूमन पैशन होते हैं, फार एबव, उन सभी भावनाओं से ये जो चित्र में अंकित प्रेम है
ये उन सभी भावनाओं से ऊंचा है। क्यों ऊंचा है समझिए। वो कहते हैं दैट लीव्स, क्योंकि ये जो ह्यूमन पैशन है, जो शरीर का मिलन है, जो कि चित्र में नहीं दर्शाया गया है, वो कहते हैं मानवीय प्रेम करता है, नजदीकी बढ़ाता है, दो शरीर का मिलन होता है और उस शरीर के मिलन की वजह से चीजें क्या होती हैं, दैट लीव्स, जो छोड़ता है। जब आप उस दौर से गुजरते हैं, उस मिलन की क्रिया के समाप्त होने के बाद, दैट लीव्स अ हार्ट, तब एक हृदय बचता है, हाई सॉरोफुल, जिसमें कुछ पछतावे की फीलिंग होती है। अगर आप लोग इस दौर से गुजरे होंगे, शादीशुदा होंगे या शादीशुदा नहीं होंगे, अगर आपने कभी इन चीज़ों को, इन पलों को एंजॉय किया होगा, तो उसके बाद की जो फीलिंग है वो कीट्स ने, मैंने नहीं भाई, कीट्स ने यहाँ पर लिखी है। वो कहते हैं जब हम उस आनंद को भोग लेते हैं तो उसके बाद एक हृदय बचता है जिसमें थोड़ा सा पछतावा सा लगता है कि यार ये सब क्या था। और कहते हैं एंड क्लॉयड, और कैसा क्लॉयड लगता है, थोड़ा अनिच्छा पूर्वक, अब बर्निंग फोरहेड, और हमारे माथे पर पसीने की बूंदें होती हैं, तापमान बढ़ा हुआ होता है जैसे फीवर में, एंड आ पर्चिंग टंग, और हमारा गला वो सूख गया होता है। तो कहते हैं कि ह्यूमन पैशन का जो लव है, उस लव की तृप्ति पर हमारा हृदय कुछ पछतावापूर्ण, उस पछतावे की बातें उसके अंदर होती हैं, हमारे माथे पर पसीने की बूंदें होती हैं और हमारा गला सूखा हुआ होता है। इसलिए ये जो चित्र में अंकित युवा प्रेमी प्रेमिकाओं को दिखाया गया है, इनका प्रेम मानवीय प्रेम से ऊपर है, क्योंकि तृप्त होने के बाद इसमें दूसरी विचारधाराएं आती हैं। चूंकि ये तृप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रेम से ये श्रेष्ठ है। इनकी भावनाएं हमेशा पवित्र आगे की बनी रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये वर्ड था ना दोस्तों, क्लॉयड। क्लॉयड माने ऊबना है। वो कभी भी क्या होते हैं, वो क्लॉयड हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। देखिए जब आप किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, आपको नहीं मिलती, तो आप उसको और इच्छा जब बन जाती है, और जब आप उस चीज को पा लेते हैं तो धीरे धीरे करके आपका जो पैशन है, आपका जो लव है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये था थर्ड स्टेंजा। आइए अगले स्टेंजे की ओर चलते हैं। अब यहां पर क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से सुनिए। अब एक अगला चित्र दोस्तों वो देख रहे हैं, और इस चित्र में है क्या आपको मैं पहले बता देता हूं, फिर आपको लाइन समझाऊंगा। एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक पुजारी एक जुलूस का नेतृत्व कर रहा है, और उस नेतृत्व के आगे के भाग में कुछ लोग एक बछड़े को लेकर के जा रहे हैं यज्ञ की वेदी पर, यानी बलि चढ़ाने के लिए। अब बलि चढ़ाते समय जब उसको लेकर के जा रहे हैं, तो वो दृश्य यहाँ पर बताया गया, उसी को जॉन कीट्स ने एक्सप्लेन किया है, अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है। हाँ, और वो जो बछड़ा है वो बहुत ही सजा हुआ है, तो उस पर वो सवाल का, और लोग सारे गांव, जो गांव दिखाया गया है उसके लोग उस जुलूस में शामिल हैं। गांव की गलियां जो हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं, सारे लोग उस त्योहार में, उस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो उस दृश्य को आइए समझते हैं, क्या कहा गया है। देखिए वो कहते हैं हु आर दीज, यह कौन है, कमिंग, जो आ रहे हैं, टू द सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए। अरे भाई ये लोग कौन हैं जो चित्र पे उसको आगे ले जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे ये इसको बलि के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो वो सवाल करते हैं टू व्हाट ग्रीन अल्टर, और यह सुंदर सजी हुई, हरे कलर से सजी हुई यज्ञ की वेदी क्या है। ओ मिस्टीरियस प्राइज्ड, और ये रहस्यमय पुजारी कौन है जो इस जुलूस का नेतृत्व कर रहा है। मैंने कहा वो क्वेश्चन करते हैं कि ये जुलूस का नेतृत्व करने वाला रहस्यमय पुजारी कौन है। और वो सुंदर सी दिखने वाली यज्ञ की वेदी, जिस पर हरे कलर से उसको डेकोरेट किया गया है, ये यज्ञ की वेदी क्या है, और ये लोग कौन हैं जो सैक्रिफाइस करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं।
लीड, ये देखिए कहा गया ओ मिस्टीरियस प्राइस, ये मिस्टीरियस रहस्यवादी पुजारी कौन है? लीड दाऊ दैट हैव फियर, ये लीड कर रहा है उस पूरे जुलूस को और उस बछड़े को पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। लोइंग, जो रंभा रहा है, आवाज कर रहा है, एट द स्काई, आसमान की ओर देख करके। तो कहते हैं कि भाई ये जुलूस को ले जाने वाले कौन हैं? ये किसकी बलि चढ़ा रहे हैं? क्या ये उस बछड़े की बलि चढ़ा रहे हैं जो आसमान की तरफ देख करके रंभा रहा है? और ये रहस्य में पुजारी कौन है? और यह यज्ञ की वेदी क्या है? क्या ये इस यज्ञ की वेदी में इस बछड़े की बलि चढ़ाएंगे? और सारे लोगों का जो नेतृत्व है वो ये पुजारी कर रहा है, और लोग आगे आगे नहीं बल्कि पुजारी के पीछे पीछे इस जुलूस में चल रहे हैं। आगे कहा है दोस्तों, एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, और उस बछड़े की जो खाल है, सिल्कन मुलायम सॉफ्ट खाल, उसको फ्लैंक्स, उस खाल को विद गार्लैंड ड्रेस्ड, गार्लैंड से सजाया गया है। जब किसी पशु की बलि दी जाती है तो उस पशु की बलि से पहले उसको तिलक लगाते हैं, उसको माला चढ़ाते हैं। तो कहते हैं इस बछड़े को, इस गाय के बच्चे को किस तरह से इन्होंने सजाया है, कितना सॉफ्ट उसकी जो खाल है, उसको फूलों की, सुंदर सुगंधित फूलों की मालाओं से उसको ड्रेस किया गया है। आगे कहते हैं व्हाट लिटिल टाउन, अरे भाई ये बताओ जरा ये टाउन कौन सा है? ये छोटा सा जो टाउन है नदी के किनारे का, बाय रिवर, नदी के किनारे, और बाय सी शोर। कहते हैं ये जो टाउन इसमें दिखाया गया है इस चित्र में, क्या ये टाउन किसी नदी के किनारे का टाउन है या किसी समुद्र के किनारे का टाउन है? प्रश्न कर रहे हैं। आगे कहते हैं और माउंटेन्स, और माउंटेन, और ये पहाड़ी दृश्य कहाँ का है? बुल्ड, जो बना हुआ है विद पीसफुल साइटडल। वो कहते हैं इस चित्र में ये माउंटेन, पहाड़ी पर बना हुआ ये शांतिपूर्ण दुर्ग कहाँ का है, कौन सा है? देखिए प्रश्न उन्होंने ओरिजिनेट किया है। फिर से समझिए, एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस, उस बछड़े की जो खाल है, उसका जो गर्दन है, उसको सुगंधित फूलों की मालाओं से, पत्तियों से सजाया गया है और दृश्य में दिखाया गया टाउन। वो कहते हैं कि ये टाउन भाई नदी के पास का है, ये समुद्री किनारे का है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। और ये जो माउंटेन है, जिन माउंटेन की चोटी पर ये दुर्ग जो है, ये कहाँ का दुर्ग है? आगे क्या कहते हैं दोस्तों, आगे कहते हैं इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक। वो कहते हैं क्या ये खाली नहीं दिखाई दे रहा है? इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, ऑफ दिस फोक, फोक का मतलब यहाँ पे गीत से नहीं है दोस्तों, लोगों से है। वो कहते हैं इस जुलूस के कारण ये जो नगर दिखाया गया है, ये जो टाउन दिखाया गया है, ये टाउन तो खाली खाली लग रहा है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। बस एक जगह पर वो लोग उस जुलूस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे बताते हैं कि इस गांव के, टाउन के सारे लोगों ने उस फेस्टिवल में भाग लिया है, इसीलिए टाउन की जो गलियां हैं वो खाली नजर आती हैं। दिस पायस मॉर्न, पायस मॉर्न से यहां पर मतलब है दोस्तों त्योहार के दिन की सुबह, क्योंकि इस दिन त्योहार है, उस बछड़े की बलि दी जानी है, पुजारी जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यज्ञ की देवी की जो वेदी है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। बच्चा आसमान की ओर देख करके जो है रंभा रहा है, आवाज कर रहा है। और कहते हैं कि ये जो टाउन इसमें दर्शाया गया है, ये कहाँ का टाउन है, ये कौन सा स्थान है? क्या ये नदी के किनारे का दृश्य है या किसी समुद्र के किनारे का दृश्य है? और पहाड़ी पर बना हुआ ये शांत दुर्ग कौन सा है? फिर आगे कहते हैं दोस्तों ये तो खाली नजर आ रहा है, लोग इसमें है ही नहीं। दिस पायस मॉर्न, इस त्योहार की सुबह में, देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया, एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट फॉर एवर मोर। और कहते हैं उस टाउन से कहते हैं कि तुम्हारी जो गलियां हैं, जो गलियां तुम्हारे में बनी हुई हैं,
स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, वो हमेशा ही शांत रहेंगी, उनमें कभी भी दृश्य, उनकी जो गलियां हैं वो कभी भी भरी हुई नजर नहीं आएंगी। एंड नॉट ए सोल टू टेल, और कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं, सोल से मतलब आत्मा, यहां पर व्यक्ति से मतलब है कोई भी व्यक्ति ये बताने वाला नहीं होगा कि आखिर नगर के लोग कहां गए हैं। Why thou art desolate, तुम इस प्रकार से इतने निर्जन क्यों दिखाई दे रहे हो? कैन एवर रिटर्न, क्या ये लोग लौट करके आएंगे? तो यहां पर देखिए दोस्तों, बार बार प्रश्न और आंसर कहा जा रहा है। आपको समझ में आया होगा इस पैरा के अंदर क्या बताया गया है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं ताकि आपको फिर से एक बार समझा दूं। स्टैंजा 4 है दोस्तों। Who are these coming to the sacrifice, ये लोग कौन हैं जो बलिदान करने के लिए आ रहे हैं। To what green altar, और यह हरी भरी यज्ञ के वेदी क्या है। ओ मिस्टीरियस प्राइस्ट, और ये रहस्यवादी पुजारी कौन है। लीडेस्ट दाउ, ये तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है। दैट हैफियर, उस बछड़े का जो रंबा रहा है आकाश की ओर देख करके। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, और उसकी गर्दन पर जो सुंदर मालाएं हैं उससे उनको डेकोरेट उसको किया गया है। व्हाट लिटिल टाउन, ये छोटा शहर क्या है। क्या ये नदी के किनारे का है या ये समुद्र के किनारे का है। और माउंटेन बुल्ट विद पीसफुल साइटडल, वो कहते हैं, और ये पहाड़ी की चोटी पर शांत दुर्ग जो है ये किस प्रकार से है। इज एम्प्टीड, ये तो खाली नजर आता है। ऑफ दिस फोक, इसमें कोई नजर ही नहीं आ रहा है। दिस पायस मॉर्न, इस सुबह में, इस त्योहार वाली सुबह में। एंड लिटिल टाउन, और ये जो छोटा टाउन है। दाई स्ट्रीट, तुम्हारी जो गलियां हैं। फॉर एवर मोर, हमेशा हमेशा। विल साइलेंट भी, शांत रहेंगी। एंड नॉट ए सोल टू टेल, और कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताने वाला, क्योंकि सारे के सारे लोग जुलूस में गए हैं। Why thou art desolate, तुम इस प्रकार से इतने निर्जन क्यों हो। Can ever return, क्या ये लोग कभी वापस आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले स्टैंजे की ओर, और ये इस पोएम का अंतिम स्टैंजा है। मैं एक बार भूल जाता हूं दोस्तों, चेक कर लेता हूं कि वीडियो ओरिजिनेट हो भी रहा है कि नहीं, बन भी रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहां पर स्टैंजा 5 में दोस्तों क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। अंतिम स्टैंजा है। देखिए वो फिर से एड्रेस करते हैं और कहते हैं उस कलश को, ओ एटिक शेप। एटिक शेप से मतलब है दोस्तों एथेंस, ध्यान रखिएगा, एथेनियन। वो उस कलश को एथेंस का कह करके बुलाते हैं। फेयर एटीट्यूड, तुम आज भी फेयर एटीट्यूड वाले हो, यानी कि तुम सुंदर दिखाई देते हो, तुम मधुर, सुंदर, लुभावने, अट्रैक्टिव लगते हो, तुम्हारा दृश्य बहुत ही अच्छा। विद ब्रीड माने अलग प्रकार की प्रजाति, अलग प्रकार के हो। ऑफ मार्बल, बने हुए किससे हो, मार्बल से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मेड एंड मेडन्स, और इस पर जो उकेरे गए हैं, जिसको कर्व करना कहते हैं, कि मैन एंड मेडन्स ओवरऑट, तुम्हारे ऊपर तो महिलाओं पुरुषों के ग्राम्य परिवेश के बहुत सारे मार्बल से, मार्बल का है वो कलश, तो कहते उससे जो चित्र बनाए गए हैं, तुम आज भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हो। एथेन इसलिए कहा गया दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है कि एथेंस जो है वो कलाओं का एक गढ़ रहा है, तो वहीं वो उसको एटिक शेप के नाम से संबोधित करते हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर फॉरेस्ट ब्रांचेस हैं, अर्थात जंगल की टहनियां, पेड़ पौधों के दृश्य दिखाए गए हैं। एंड ट्रोडन वीड, और ऐसा वीड माने घास, ट्रोडन माने कुचली हुई, पगडंडी की जो घास होती है, तुम्हारे ऊपर जो चित्र बना हुआ है वो चित्र ऐसा है जिसमें घास को लोगों के कदमों के द्वारा कुचला हुआ दिखाया गया है। दाऊ माने तुम, साइलेंट फॉर्म में रहते हो। क्यों कहा गया है दोस्तों साइलेंट फॉर्म,
क्योंकि वो कहते हैं ये कलश आज का नहीं है, ये कलश बहुत ही पुराना है, और चूंकि ये पुराना है तो इसने बहुत सारे युगों को, बहुत सारे समय को देखा है। और जैसे एक शांत दुल्हन होती है, जैसे शुरू में कहा गया था, तुम शांत होकर के उन सभी दृश्यों को देखते आए हो, और यू आर वो कहते हैं ना कि आप क्या हो, गवाह हो, आपने उन सभी युगों को, सभी समय को देखा है। तो कहते हैं कि तुम तो शांत होकर के सब कुछ देखते रहते हो। डज टीज अस, और तुम इस प्रकार से जब हो ना तो तुम हमको कई बार टीज करते हो, हमको दुख देते हो, हमको अजीब लगता है। क्या? आउट ऑफ थॉट, विचारों से परे। तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं हैं वो कई बार हमको दुख तो देती हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है तुम विचारों से परे हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो भी वर्णित है वो आज का नहीं है, वो पूर्व का है, और तुम सभी युगों के गवाह रहे हो। एज डथ एटर्निटी, और जैसे कि अनंतता होती है उसी प्रकार से। कोल्ड पास्टोरल, पास्टोरल होता है दोस्तों ग्राम्य, मैंने आपको बताया उस पर ग्राम्य दृश्य हैं। कोल्ड पास्टोरल इसलिए कहा है दोस्तों शांत। शांत से मतलब जो भी दृश्य है बड़ा ही सुंदर है, उसको बदला नहीं जा सकता, जैसा है वैसा ही वो रहेगा। वो कहते हैं तुम जैसे इतने लंबे समय से एक गवाह के रूप में रहे हो, आने वाले समय में भी जब हमारी जनरेशन, जॉन कीट्स की जनरेशन समाप्त हो जाएगी, तब भी उससे आगे भी तुम इसी तरह से शांत होकर के उन सभी दृश्यों को देखते रहोगे। व्हेन, देखिए क्या कहा है, व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट। मैंने कहा ना, वो कहते हैं व्हेन ओल्ड एज, जब समय गुजरेगा, शैल दिस जनरेशन, ये जो वर्तमान की जनरेशन है, वेस्ट, ये नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी। दाऊ माने तुम, शैल रिमेन, तुम तब भी रहोगे। इन द मिडेस्ट ऑफ अदर, वो अन्य लोगों के दुखों में। अब अन्य लोगों के दुखों से मतलब क्या है, तुम सभी लोगों के त्योहारों को भी देखोगे, दुखों को भी देखोगे, और जो भी उनकी सफरिंग्स हैं उनको देखोगे, और जो उनकी हैप्पीनेस है उसको भी तुम देखोगे। तुम सभी चीज़ों के गवाह रहोगे। देन आर्स, और उसके साथ साथ हमारे भी, अ फ्रेंड टू मैन, एक मित्र बन करके मनुष्यों के, टू हुम, जिसको दाउ से, तुम बताओगे। कहते हैं हमारी जनरेशन, जॉन कीट्स कहते हैं मेरी जनरेशन जब समाप्त हो जाएगी तो तुम भविष्य में इस जनरेशन के समाप्त होने के बाद भी तुम बचे रहोगे, और तुम आने वाली आगे की जो जनरेशन्स हैं उनको बताओगे उन सभी चीज़ों को। कौन सी चीज़ों को? क्या कहा है, देखिए ये अगली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से। ब्यूटी इज ट्रुथ, वो कहते हैं ब्यूटी माने सुंदरता, इज ट्रुथ सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल, यही सब कुछ है, दैट इज ऑल। ये माने तुम, नो, जो तुम जानते हो, ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर। वो कलश से कह रहे हैं ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो, यही सब कुछ है इस पृथ्वी पर जो तुम जानते हो। एंड ऑल, और सब, ई माने तुम, नीड, आवश्यकता है, टू नो, और यही तुमको जानने की आवश्यकता है। फिर से समझिए, उन्होंने कहा ब्यूटी इज ट्रुथ, सत्य ही सुंदर है, सुंदरता ही सत्य है, यही सब कुछ तुम इस पृथ्वी पर जानते हो, और इसी चीज को जानने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पोएम ओड टू ग्रीसियन अर्न। बहुत ही सुंदर ओड है दोस्तों, बहुत ही मजे का ओड है, और इस तरह का ओड मैंने तो नहीं पढ़ा, और जॉन कीट्स को एज ए राइटर ऑफ ओड्स जाना जाता है। तो राइटर ऑफ ओड्स के रूप में ये बहुत ही सुंदर इनका ओड था। मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी, की फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और इसको लर्न करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।